हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है रुतबा। शाम ढलने को थी। डूबते सूरज की लालिमा ने आसमान को अपने आगोश में ले लिया था। पंछी अपने घरंदों को लौट रहे थे। उनका कलरव मानो किसी मधुर संगीत की भांति कानों में रस घोल रहा था। विशाखा हर शाम चाय का कप लिए अपने आलीशान बंगले की छत पर आ जाती थी। बस यही वो पल होता था जब वो खुद जीता जागता सा महसूस करती थी, वरना इतने बड़े बंगले की कीमती सजावटी और निर्जीव वस्तु की तरह ही थी, जो सिर्फ बंगलों की शोभा और रुतबा बढ़ाने के लिए रखे गए थे, और कोई अस्तित्व भी तो नहीं था उसका। कई कंपनियों के मालिक सुधीर के पिता विशाखा के पिता के दोस्त थे। विशाखा के पिताजी को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ तो सुधीर के पिताजी ने उन्हें कर्ज देकर मदद की। जब उसके पिताजी कर्ज उतारने में असमर्थ हुए तो सुधीर के पिताजी ने अपने बेटे के लिए विशाखा का हाथ मांग कर्जा माफ़ करने की पेशकश की, और कोई रास्ता भी तो नहीं था उसके पिताजी के पास। कातर आंखों से विदा किया उसे। जानते थे कि अंधेरे कुएं में धकेल रहे हैं अपनी बेटी को। खुद को दोषी मानते रहे और इसी दुख के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ तो बचपन से ही नहीं थी, कोई नहीं था जिससे अपना दुख कहे। तभी बाहर के शोर ने उसका ध्यान खींचा। बंगले के पास कुछ खाली जमीन थी तो कुछ बंजारों ने अपने तंबू लगाए हुए थे। एक बंजारन दूसरे के बाल पकड़ पकड़ कर पीट रही थी और बोल रही थी, तुझे मेरा ही मर्द मिला था रंगरलिया मनाने के लिए। अरे तेरा वो हाल करूँगी कि मेरा तो क्या, तेरा खुद का मर्द भी ना देखेगा तुझे। फिर वहीं पास खड़े अपने पति को पीटने लगी। मुझ में क्या कमी थी जो इस चुड़ैल के पास गया। अब की देखा ना किसी और को तो आंखें नोच लूँगी। उसका पति माफ़ी मांगते हुए आगे पीछे घूमने लगा। माफ़ कर दो बन्नो, गलती हो गई, मती मारी गई थी मेरी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। बन्नो गुस्से से अपने तंबू में चली गई और उसका पति गिड़गिड़ाता सा उसके पीछे भागा। फिर क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन विशाखा को लगा जैसे बन्नो की जगह वो है, उसके पति की जगह सुधीर, और वो दूसरी बंजारन की जगह कभी नैना, कभी नेहा और कभी रोहिणी। काश कि वो भी उनके बाल इसी तरह नोच पाती। काश कि वो सुधीर का कॉलर पकड़कर इसी तरह पूछ पाती कि उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। काश कि अपने अधिकारों के लिए इसी तरह आवाज़ उठा पाती जो आज तक उसे कभी मिला ही नहीं। उससे लाख गुना बेहतर तो ये अनपढ़ बंजारन है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो जानती हैं, और वो इतना पढ़ लिख कर भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। धिक्कार है खुद पर। सोच ही रही थी कि पीछे से घर संभालने वाली नैनी ने आवाज़ दी, मैम पार्टी का टाइम हो रहा है, सुधीर सर ने आपको तैयार रहने को कहा है। मनी मन कुछ फैसला लेते हुए पलटी। सारे मेहमान आ चुके थे। सुधीर रोहिणी के साथ चिपक चिपक के डांस कर रहा था। तभी विशाखा ने हाथ में सूटकेस लिए हॉल में प्रवेश किया और दृढ़ आवाज़ में कहा, सुधीर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी ने जो कर्ज लिया था उसके बदले तुम्हारे साथ बिना कुछ कहे इतने साल गुजार दिए। कुछ बाकी हो तो जाकर पिताजी से ही मांग लेना। सुधीर और सारे मेहमान अवाक से खड़े देख रहे थे। दरवाजे तक गई और फिर पलटी। तुमने तो कभी मुझे पत्नी नहीं माना, लेकिन मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना था, इसलिए इतना हक तो बनता है। कहते हुए एक झन्नाटेदार झापड़ रोहिणी के गाल पर और एक झन्नाटेदार झापड़ सुधीर के गाल पर रसीद कर दिया, और पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। जाते जाते बन्नो को तंबू के बाहर बुलाया और कस के गले लगा लिया। बन्नो को तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े घर की मेम साहब ने उसे क्यों गले लगाया, लेकिन विशाखा तो जानती थी जो आत्मविश्वास उसमें आया है वो बन्नो की वजह से ही है। आज उसे सोने के पिंजरे से जो आज़ादी मिली है वो बन्नो की वजह से ही है। बन्नो ने विशाखा का सोया आत्मविश्वास जो जगा दिया था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।